हेलो स्टूडेंट्स। भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और देखा था हमने कि प्राचीन युग में भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप कैसा था और अंग्रेजों के आने के बाद स्थानीय स्वशासन की दिशा में क्या और कैसे प्रयास हुए। आपने जाना कि स्थानीय स्वशासन की आधुनिक धारणा को भारत में लागू करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो पूरे अंग्रेजी शासन के इतिहास को स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया जाता है, कई युगों में बांटा जाता है, जिनमें से पहला युग आपने देखा था कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा 1687 में चेन्नई में नगर निगम की स्थापना के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई और उसके बाद विभिन्न चार्टर एक्ट्स और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, जैसे मेयो प्रस्ताव, रिपन प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को समय समय पर एक नया रूप, नया कलेवर प्रदान करने की कोशिश अंग्रेजों के द्वारा की गई। हालांकि इस पूरी कोशिश में उनका अपना स्वार्थ था कि जिस किसी भी तरीके से हो सके भारत में उनका शासन लंबे समय तक बना रहे और भारत से ज़्यादा धन वो अपने देश को ले जा सके। इन्हीं स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का और स्थानीय स्वशासन का ताना बाना भी अंग्रेजों के द्वारा बुना गया। उनका पर्पस ये नहीं था कि भारतीयों को किसी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था का प्रशिक्षण प्राप्त हो, वो भी शासन करने योग्य बन सकें, ये उनका पर्पस नहीं था। लेकिन इसी में समय समय पर कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भी आए जिनके मन में वास्तव में भारतीयों के प्रति उदारता का भाव था। वो चाहते थे कि वास्तव में भारतीय कुछ सीख सकें, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो सकें। और ऐसी ही उदार प्रवृत्ति वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन की दिशा में रेजोल्यूशन लाया गया, प्रस्ताव लाया गया और इन प्रस्तावों के माध्यम से कोशिश की गई कि नौकरशाही का स्थानीय स्वशासन पर नियंत्रण कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को स्वशासन कार्य में भागीदार बनाया जाए। लेकिन रिपन प्रस्तावों में भी कुछ ऐसे लूप होल्स रह गए जिसका लाभ नौकरशाही के द्वारा उठाया गया और नौकरशाही इन प्रस्तावों को विफल करने में पूरी तरह सफल रही। हालांकि 1919 में भारतीय शासन अधिनियम पारित करने के बाद 1935 में एक और शासन अधिनियम पारित करने के बाद द्वैध शासन की दिशा में कदम बढ़ाया गया 1919 के अधिनियम के माध्यम से और 35 के एक्ट के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की या कम से कम इसका दिखावा किया, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय संस्थाओं में स्थान देने की बात कही और इन अधिनियमों के माध्यम से कुछ हद तक निर्वाचन व्यवस्था लागू भी की गई। लेकिन एक तरफ जहां जन सहभागिता निर्वाचनों के माध्यम से बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ स्थानीय स्वशासन में और उसकी कार्यकुशलता का क्षरण होने लगा। कार्यकुशलता में कमी आई, पक्षपात और भाई भतीजावाद हावी हुए। अगले चरण में जब हम प्रवेश करते हैं ब्रिटिश शासनकाल के, तो वो काल है 1937 से 1949 तक का काल। इस काल में जैसा आपने जाना कि
1935 में भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित किया गया। जब प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्राप्त हुई, शासन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन का रूप भी बदला। पहले स्थानीय स्वशासन को सुशासन की दिशा में एक प्रयोग मात्र समझा जाता था कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लोकल गवर्नेंस का, लेकिन अब इस युग में स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस संपूर्ण देश के प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गया। यानी बिना स्थानीय स्वशासन के अब शासन की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। इस युग की ये खासियत रही। अब प्रांतों ने स्थानीय निकायों के मामलों की जांच प्रारंभ की जब उनको पावर्स प्राप्त हुए, और उनका पर्पस ये था कि स्थानीय मामलों का कैसे समुचित तरीके से प्रबंधन किया जा सके। उसमें जो भाई भतीजावाद हावी हो रहा है, भ्रष्टाचार हावी हो रहा है, उसको कैसे दूर करके कैसे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी बनाया जाए, स्थानीय स्वशासन जनता की राजनीतिक शिक्षा का साधन बन सके, और साथ ही जो विकासात्मक कार्यक्रम सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं वो कैसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सके, उनका लाभ वास्तव में जनमानस को प्राप्त हो सके, गांव की जनता को प्राप्त हो सके। इस पर्पस के साथ प्रांतीय सरकारों ने स्थानीय सरकारों के मामलों की जांच शुरू की और इस दिशा में कई सारी जांच समितियां नियुक्त की गईं। जैसे 35 में एक समिति नियुक्त की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसने भी 1938 में, और बम्बई ने 1939 में जांच समितियों को नियुक्त किया। हालांकि इन जांच समितियों की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, लेकिन ये पाया गया कि स्थानीय शासन की लोकतांत्रिक कार्य प्रक्रिया यानी निर्वाचन आधारित स्थानीय स्वशासन सभी जगह मौजूद हो गया था। अब तक शुरुआती दौर में निर्वाचन सभी स्थानीय संस्थाओं का नहीं होता था, ब्रिटिश काल में भी, लेकिन 37 तक आते आते 40s तक आते आते ये देखा गया कि स्थानीय स्वशासन में ज़्यादातर संस्थाओं का निर्वाचन हो रहा है और आम जनता को यानी जनप्रतिनिधियों को उसमें भागीदारी मिल रही है। नॉमिनेशन की जो प्रथा थी, सदस्यों को नॉमिनेट करने की जो प्रणाली थी, नामित करने की जो प्रणाली थी, उसका अंत किया गया और जितने भी परामर्शदात्री कार्य थे उनको एग्जीक्यूटिव कार्यों से पृथक किया गया। ये इस युग की खासियत रही। अब स्वतंत्र भारत में कैसे स्थानीय स्वशासन डेवलप हुआ, क्या रूप इसका रहा? 47 में राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और इस आज़ादी के साथ ही प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय स्वशासन के इतिहास में भी एक नया युग आरंभ हुआ। पहली बार आज़ादी के बाद केंद्र स्तर पर, प्रांत स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सभी जगह स्वशासन की स्थापना हुई, यानी भारतीयों के शासन की स्थापना हुई। अभी तक भारतीय प्रशासन पर, शासन पर अंग्रेजों का वर्चस्व था, अंग्रेज पदाधिकारियों का वर्चस्व था, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद अब इन पर भारतीय अधिकारियों का, भारतीय जनप्रतिनिधियों का वर्चस्व स्थापित हुआ। 1948 में हम देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रांतों के स्थानीय स्वशासन मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की भूमिका की व्याख्या की। क्या व्याख्या की? उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन
लोकतंत्र की किसी भी व्याख्या का सच्चा आधार है। यानी वही लोकतंत्र माना जा सकता है जहां स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मौजूद हो। फिर उन्होंने भारतीयों की प्रकृति बताते हुए क्या कहा कि हम लोगों का कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि उच्च स्तर पर ही लोकतंत्र की बात सोचते हैं, यानी केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर ही लोकतंत्र की बात सोचते हैं, निम्न स्तर पर नहीं, यानी गांवों के स्तर पर नहीं, नगरों के स्तर पर नहीं। किंतु यदि नीचे से नींव का निर्माण न किया गया तो संभव है कि लोकतंत्र सफल न हो सके। यानी भारतीय लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी, और ये लोकतंत्र ग्राम संस्थाओं को, लोकल इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास को प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी ने 2 आधारों पर व्याख्यायित किया है कि कैसे आज़ाद भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को देखा गया, उनकी व्याख्या की गई, उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। तो जो 2 आधार उन्होंने बताए, उनमें एक आधार सैद्धांतिक था और दूसरा व्यावहारिक था। सैद्धांतिक आधार क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। और व्यावहारिक आधार क्या था कि इस दिशा में सरकार के द्वारा या लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो जहां तक सैद्धांतिक आधार की बात है, भारत में स्थानीय स्वशासन की व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सीधा सा मतलब है कि शासन करने की सत्ता एक स्थान पर केंद्रित न होकर उसका कई स्तरों में विभाजन किया जाए। केंद्र सरकार के पास ही ना रहे सत्ता, बल्कि प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऐसा करने से ही अधिकाधिक जनता को सत्ता में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अगर केवल केंद्रीय स्तर पर ही सत्ता निहित रही, केवल एक ही सरकार रही और केंद्र सरकार में अधिक से अधिक कुछ 100 जनप्रतिनिधि जा सकते हैं, संसद में जितने सदस्य होंगे उतने ही चुनकर जा सकते हैं, अधिकांश जनता को शासन में भागीदारी का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार के साथ साथ हर प्रांत की अपनी सरकार होगी, हर जनपद की अपनी सरकार होगी, हर गांव में पंचायत होगी, तो उस गांव की पंचायत में गांव के लोगों को भाग लेने का, चुने जाने का, सत्ता के प्रयोग का अवसर मिलेगा। इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी का विस्तार होगा। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जनता का शासन माना जाता है, जनता की भागीदारी से युक्त शासन माना जाता है। तो ये भागीदारी तब प्राप्त हो सकेगी व्यापक रूप में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, सत्ता एक स्थान पर केंद्रित न रहे। इसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है कि बिल्कुल निचले लेवल पर लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। और एक जीवन के दर्शन के रूप में अगर हम लोकतंत्र के विचार को देखते हैं तो उसमें विकेंद्रीकरण का विचार अपने आप ही निहित है, क्योंकि लोकतंत्र सभी मतों, सभी लोगों, सभी व्यवस्थाओं का सम्मान करने का सिद्धांत है, व्यवस्था है, विचार है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जनता केवल सत्ता में भागीदार ही ना बने, एक बार अपने जनप्रतिनिधियों को चुन लिया, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
बल्कि लोकतंत्र का मतलब ये है, लोकतंत्र अपेक्षा ये करता है कि आम जनता सरकार के दिन प्रतिदिन के कामकाज में सहभागिता निभाए। सरकार क्या काम कर रही है, कौन सी नीतियां बना रही है, उसकी जानकारी आम जनता को हो। उन नीतियों में अगर उसे कुछ खामी नजर आती है तो वो सरकार को सुझाव दे सकती है, जरूरत पड़ने पर विरोध कर सकती है। तो पूरे समय जनता एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, तब लोकतंत्र सफल हो सकता है। और लोकतंत्र का असली मतलब यही है। केवल निश्चित समय पर चुनाव में वोट देकर जनप्रतिनिधियों को चुन लेना, यही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक जीवन दर्शन है, जिसमें विकेंद्रीकरण का भाव निहित है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उसके लिए जो भी उपाय जैसे भी अपनाए जा सकें, अपनाए जाने चाहिए। तो जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो इसके 3 रूप दिखाई देते हैं: राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य ये है कि स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, उनमें जनता की सहभागिता हो और केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का नियंत्रण कम से कम हो। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि स्थानीय संसाधनों, स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो अपने स्थानीय संसाधनों को खुद सृजित करें, अपने आर्थिक संसाधनों का प्रबंध खुद करें और आर्थिक दृष्टि से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। आर्थिक विकेंद्रीकरण का ये तात्पर्य है। हमेशा गांव के लोग सरकार की तरफ, प्रांतीय सरकार या केंद्र सरकार की तरफ न देखें कि उसके द्वारा धन मुहैया कराया जाएगा तो हमारा कुछ विकास होगा, हम कुछ कार्य कर सकेंगे। उनको इतनी आज़ादी दी जानी चाहिए कि लोकल लेवल पर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी टैक्स वो लगा सकते हैं, लगाएं, समुचित टैक्स लगाएं, उनकी उगाही करें और उसे कोष में जमा करें, उस कोष में वृद्धि के उपाय सोचें और उस कोष का प्रयोग गांव के कल्याण के लिए योजनाओं को बनाने और योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं। ये आर्थिक विकेंद्रीकरण है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो अपने कार्यों को स्वयं निर्देशित करें, स्वयं उनका पर्यवेक्षण करें और स्वयं उनका आयोजन करें। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार का स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में, उनके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ये है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो सैद्धांतिक दृष्टि से भारत में स्थानीय स्वशासन की व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के इस सिद्धांत के आधार पर की जाती है, जिसकी तरफ प्रोफेसर माहेश्वरी ने संकेत किया है। दूसरे स्वतंत्र भारत में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में प्रयास क्या किए गए। केवल ये कह देने से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं हो जाता जब तक कि उस दिशा में प्रयास न किया जाए। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद इस दिशा में प्रयास किए गए। किस दिशा में? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में। संविधान में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया और संविधान के चौथे भाग में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किए गए हैं, उसमें भी ये घोषित किया गया कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों का इस ढंग से संगठन करें कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। स्थानीय संस्थाएं स्वायत्तता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य
कर सके। और क्या प्रयास किए गए और किस रूप में किए गए स्थानीय स्वशासन की दिशा में भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद, उसको हम विश्लेषित करने पर कई बातें सामने आती हैं, कई पक्ष दिखाई देते हैं। भारत में जो स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया, उसमें ये देखा गया कि ग्रामीण पक्ष को ज्यादा महत्व दिया गया है बजाय नगरीय पक्ष के। और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारत में गांवों की संख्या ज्यादा है नगरों की तुलना में। हालांकि अब नगरीकरण की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चल रही है, नगरों का विकास हो रहा है, और ऐसा अनुमान है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या अगले कुछ दशकों में शहरों में निवास करेगी। लेकिन फिर भी जो वर्तमान स्थिति है या स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति थी, वो यही थी कि गांव की संख्या ज्यादा थी, अब भी है। लिहाजा स्थानीय संस्थाओं में ग्रामीण संस्थाओं को ज्यादा महत्व दिया गया और ग्रामीण विकास के, गांव के पुनरुद्धार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1952 में। 57 में इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया, और इस अध्ययन दल ने ये माना कि अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाना है तो ग्राम पंचायतों को, पंचायती संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा। और इस सिलसिले में उसने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। समिति के सुझाव के अनुसार बहुत सारे राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का गठन भी हुआ। हालांकि बीच में अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया था। आगे चलकर 1977 में, जिसमें गांव की एक तरह से उपेक्षा की गई, लेकिन बाद में ये स्वीकार किया गया कि नहीं, ग्रामीण लेवल पर पंचायत का होना जरूरी है। दूसरी खासियत या दूसरा पक्ष जो भारत के स्थानीय स्वशासन के विषय में उभर कर सामने आता है, वो ये है कि गांव की तुलना में नगरीय प्रशासन के विकास की गति धीमी रही है। यानी जितना फोकस ग्राम पंचायतों पर, ग्रामीण स्वशासन पर किया गया, उतना नगरीय प्रशासन पर नहीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जाकर नगरीय शासन के महत्व को स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि जिन समस्याओं का हमें सामना करना है वो आकार और विशालता की दृष्टि से बहुत ही बड़ी है। उनका हल केवल राज्य सरकार ही नहीं ढूंढ सकती। नगरों के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी उदित हुई। आबादी को बसाने की, उनके लिए पेयजल, उनके लिए सैनिटेशन की व्यवस्था करने की, ये सारी समस्याएं सामने आई, जिन समस्याओं की तरफ ही संकेत किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और ये माना गया कि इन समस्याओं का हल ढूंढा जाना जरूरी है और इनके हल ढूंढने में नगरों की सामान्य जनता भी योगदान दे सकती है। जरूरत किस बात की है? सामुदायिक प्रयत्न की। ज्यादा से ज्यादा नागरिक नगर के विकास में हाथ बटाएं। ये माना गया कि कुछ दिशाएं निर्धारित की जानी चाहिए, जैसे उचित नीतियों के माध्यम से नगरों की जो भूमि है उसके मूल्य का नियंत्रण किया जाए। नगरों में आप देखते हैं कि जमीन का मूल्य कितनी तेजी से, एक तरह से बेलगाम तरीके से बढ़ता जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत से लोग बेघर रहते हैं।
जो भूमि भवन नहीं खरीद सकते क्योंकि दाम इतना ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में झुग्गी झोपड़ियों का विकास होता है, उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अपराधों में बढ़ोतरी होती है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि जो नगरों की भूमि है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा न बढ़ पाए, इसके लिए नीतिगत प्रयत्न किए जाने चाहिए, ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। और जो नगरीय भूमि है उसका नियोजन कैसे किया जाए, कैसे विकासात्मक कार्यों में उसका प्रयोग किया जाए, इसके लिए हर नगर को मास्टर प्लान बनाना चाहिए, महायोजना बनानी चाहिए। और नगरीय आवश्यकताओं के अनुसार जो हर नागरिक की आवास संबंधी आवश्यकताएं हैं या जो अन्य सुविधाओं की डिमांड है, उन डिमांड्स को भी संतोषजनक मानक के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए नगरीय प्रशासन को सशक्त बनाना चाहिए ताकि वो विकास संबंधी सभी दायित्वों को पूरा कर सके। तो ये नगरीय और ग्रामीण पक्ष रहा है भारत में, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का। अब जरा एक नजर डालते हैं कि सरकार के द्वारा समय समय पर स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए और उनको और ज्यादा सफल बनाए जाने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। जैसे 1951 में स्थानीय वित्त जांच समिति नियुक्त की गई, 63 में नगर प्रशासन के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में एक समिति बनाई गई, 63 में ही नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय साधनों की वृद्धि के लिए एक समिति बनाई गई, 1966 में भी नगरीय संबंधों के विषय में एक समिति बनाई गई और नगर प्रशासन समितियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए भी समिति का गठन किया गया। इन विभिन्न समितियों जो प्रारंभिक दौर में नियुक्त की गई थी, उनके सुझावों और उनके अध्ययन के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला उसको हम इस रूप में देखते हैं कि नगरीय और ग्रामीण स्वशासन का पृथक्करण कर दिया गया है। कैसे पृथक्करण किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए सरकार में अलग मंत्रालय, अलग विभाग स्थापित किया गया है, जिसको कहते हैं सामुदायिक विकास और पंचायती राज विभाग। अब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए सरकार में अलग विभाग की स्थापना कर देने से स्वाभाविक रूप से नगरीय स्वशासन अलग हो गया है, यानी नगरीय स्वशासन के लिए स्थानीय स्वशासन विभाग क्रियाशील है। सरकार का जो स्थानीय स्वशासन विभाग है वो केवल नगरीय स्थानीय स्वशासन की देखभाल करता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए सामुदायिक विकास और पंचायती राज विभाग अलग से गठित किए गए। अब चूंकि स्थानीय शासन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए हर राज्य में हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनमें नामों का अंतर दिखाई देता है, उनका संगठन अलग तरीके से होता है और उनकी कार्यप्रणाली भी हर राज्य अपने यहाँ कानून बनाकर तय करता है। लेकिन सब मिलाकर नगरीय और ग्रामीण स्वशासन में पूरे देश में एक तरह की एकरूपता देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है विभिन्न राज्यों के स्थानीय स्वशासन। अब एक पक्ष जो स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है वो है कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वो
किस दृष्टिकोण के तहत क्रियाशील है। आप सब ये जानते हैं कि संविधान बनने के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ बड़ी धूमधाम से किया गया 1959 में, सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे प्रांतों में। उसके बाद देखते हैं हम कि 1960 में असम में, मद्रास में, मैसूर में, 62 में महाराष्ट्र में और 64 में पश्चिम बंगाल और उसके बाद अन्य राज्यों में भी पंचायत व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये जो पंचायती संस्थाएं क्रियाशील हैं भारतवर्ष में, उनकी व्याख्या कुछ दृष्टिकोणों के आधार पर की जाती है कि पंचायती संस्थाओं का या स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना का पर्पस क्या है, किस लिए वो क्रियाशील है। तो एक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए, सामुदायिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत संस्थाओं की स्थापना की गई। यानी पंचायती संस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। और इस सामुदायिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करना भी पंचायती संस्थाओं की जिम्मेदारी है। एक दृष्टिकोण ये कहता है कि भारत में पंचायत संस्थाएं लोकतंत्र का विस्तार है और उसका साकार रूप है, यानी वही ग्रास रूट डेमोक्रेसी की धारणा। ये भी एक दृष्टिकोण है पंचायतों की व्याख्या करने का। एक अन्य दृष्टिकोण जिसका प्रतिपादन सर्वोदयवादियों के द्वारा किया गया, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने जिसे लीड किया, वो ये मानता है कि भारत में पंचायती संस्थाएं अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का एक माध्यम है। जो सामाजिक ढांचा पारंपरिक रूप में भारत में मौजूद था, उसमें अन्याय देखा गया, शोषण देखा गया। इस अन्याय और शोषण को दूर कर सभी के उत्थान वाली समाज व्यवस्था का निर्माण पंचायतों के माध्यम से किया जा सकता है। तो पंचायतें सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, उसकी एक ढाल है, शोषण के विरुद्ध एक ढाल है, जिनका पर्पज सर्वोदय है, सभी वर्गों का उत्थान है, कुछ खास वर्गों का नहीं। तो ये विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन के क्रियाकरण को दर्शाने के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि 1970 के दशक में और उसके बाद पंचायती संस्थाओं का या स्थानीय स्वशासन की दिशा में क्या विकास हुआ।